हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग ग्रेट. सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 to 11. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. और अगर आपने अभी बाकी की एक्सरसाइजेस नहीं देखे चैप्टर 1 के या क्वेश्चंस नहीं देखे, सो इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल. So please go and visit and do subscribe the channel and do comment below that which part was your favorite. Okay, so let's begin the class. So question number 8 says, using the origin as one vertex, plot the vertices of number 1 a right angle isosceles triangle, number 2 an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and in quadrant 4. So first of all, let's draw a graph. Okay, okay, so we have this axis over here. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. सो दिस इज़ हाउ द एक्सिस लुक्स लाइक, राइट. सो ये जो हमारा वर्टिकल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है. दिस इज़ एक्स डैश यानी कि हमारा नेगेटिव साइड. दिस इज़ वाई डैश, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी नो अबाउट द प्लॉटिंग, राइट. अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है यूजिंग ऑरिजिन एज वन ऑफ द वर्टेक्स. मतलब एक वर्टेक्स हमारा ऑरिजिन को कंसिडर करना है और हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? आइसोस्केलेस. सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा होता है? सपोज मेरे पे कोई ट्रायंगल है. ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आइसोस्केलेस कैसे हो सकता है? अगर हमारी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो. ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो इक्वल नहीं हो सकती बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो हम इसको तो अज्यूम करेंगे कि ये लॉन्गेस्ट साइड है. तो बची हुई तो दो साइड्स अगर वो इक्वल होती हैं देन वी कॉल इट आइसोस्केलेस ट्रायंगल. सो यहाँ पे हम कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं. सपोज मैंने अगर 4 पे एक पॉइंट लिया और मैं ये वाला पॉइंट भी 4 ले लिया तो क्या होगा? यहाँ भी 4 यूनिट्स हो जाएगा, यहाँ भी 4 यूनिट्स हो जाएगा. और अगर मैं इनको कनेक्ट करती हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इनको कनेक्ट करती हूँ, सो आई विल गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर दिस टू साइड्स विल बी इक्वल साइड्स. ये दो साइड्स कैसी हो जाएंगी? हमारी इक्वल. सो लेट्स से ए बी, तो ये हमारी साइड्स कैसी हो जाएंगी? इक्वल साइड्स हो जाएंगी. ठीक है, तो सिर्फ इतना बोला गया था कि हमें प्लॉट करने हैं वर्टिसेस. इसके वर्टिसेस लिख लो. एक्स यहाँ पे 0 है, वाई क्या है 4 और यहाँ पे 4,0. ओके एवरीवन, सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. यहीं पे कर लेते हैं सेकेंड पार्ट भी. सेकेंड पार्ट में बोला गया है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो जहाँ पे वन वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक वर्टेक्स तो हमें ओरिजिन पे लेनी ही है. ठीक है, सो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर. सो वन वर्टेक्स इज माई ओरिजिन ओनली. अब मुझे दो वर्टेक्स ऐसे लेनी है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाए. ओके, अब एक पॉइंट थर्ड में चाहिए, एक फोर्थ में चाहिए. विच इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, विच इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट? सो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अगेन प्रॉपर्टी कैसी होती है? अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे दो साइड्स मुझे इक्वल चाहिए. सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन जस्ट टेक समथिंग जो मैं यहाँ और यहाँ दो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस लेती हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट. ये तो पता है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. सो मैं एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करती हूँ जो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होकर मैं 3 यूनिट पे जा रही हूँ. ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस मैंने कितनी ली है? 3 यूनिट्स. तो मुझे यहाँ भी 3 यूनिट्स लेनी होगी. इस तरीके से ये मैंने ले लिया. ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ तक ये अगेन 3 यूनिट्स है, और अगर मैं इनको कनेक्ट करूँगी फ्रॉम 0 यानी ऑरिजिन से, सो मुझे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ओके, बिकॉज मैंने ये वाली डिस्टेंस अगर मैंने इक्वल ली है, ठीक है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने क्लास 8 में शायद पढ़ी होगी कि अगर ये इक्वल है तो ये जो बीच वाली लाइन है वो क्या बन जाएगी? उसकी इक्वल बाइसेक्टर बन जाएगी. और ये कौन से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है. तो ये वाली साइड्स ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएंगी? इक्वल. सो ये मैंने पॉइंट ए अज्यूम कर लिया, इसको मैं पॉइंट बी अज्यूम कर लेती हूँ. ये ऑरिजिन है. ठीक है, सो ए के क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एक्स कितना है? -3, -4, और यहाँ हमारा हो जाएगा 3, -4. Okay everyone, so this OAB is an isosceles triangle and this OAB is an right angle isosceles triangle. Okay, so this is how we do. So now let's move to the question number 9. Okay, just one second. ठीक है,
अब 9th क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम टी। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, कैसे, एस एम टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, दैट इज़ नोन एज अ मिड पॉइंट फार्मूला। सो एक हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज पहले क्लास 10th में थे, बट आप लोगों को पढ़ने मिल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दिस इज ए बी, ए एंड बी, और इसमें एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब सेंटर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से पॉइंट पी, और इनके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, सो जो मिड पॉइंट होता है, ओके, जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कि p जो x, y होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट, जो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा मिड पॉइंट का, वो इसके इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं कर देती हूँ बॉक्स में बंद, क्योंकि आप इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें पॉइंट यहाँ पे जहाँ वेयर वी हैव ए एंड बी, यहाँ पे एस और टी है, और हमें क्या बताना है कि एम उसका मिड पॉइंट होगा या नहीं। ठीक है, सो व्हेन एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस टी। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हमें चेक कर लेते हैं कि एम इज़ द मिड पॉइंट और नॉट, और उसका रीज़न दे देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीन और छोटा कर लेते हैं, चलो ठीक है, नाउ यू कैन ईजिली सी इट। सो हियर वी हैव एस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -3, ठीक है, एम के है 0, 0, और टी है हमारा 3, 0। पहले वाले को हम डिटेल में समझेंगे, और जो बाकी के पार्ट्स हैं उसे हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे। ओके, सो मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है सो दैट आई कैन सॉल्व फॉर यू पीपल। ओके, सो नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एम, एम हमारा क्या है, एम ही तो है हमारा मिड पॉइंट, ये प्रूव करना है ना, तो एम के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 3, -3 + 3 अपॉन 2, 0 + 0 अपॉन 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0, 0, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। सही आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, येस इट इज़ अ मिड पॉइंट। यहाँ रीज़न में क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं सेकेंड पार्ट, हमें क्या दिया हुआ है, x1 2 है, तो डायरेक्टली लिखते हैं जो m की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 + 4 अपॉन 2, 3 + 5 अपॉन 2। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 + 4 यानी 6 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3, 4। ओके, 3, 4 विच इज़ करेक्ट, ये भी करेक्ट है, तो इसको हम येस लिखेंगे और सेम रीज़न लिखेंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड में जो m बनेगा वो बनेगा 0 + 0 अपॉन 2, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 अपॉन 2। सॉल्व करोगे 0, माइनस का 5, बट ये हमारा आ रहा है 0, प्लस का 5, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, जो राइट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, -5। सेम रीज़न लिखोगे यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, द आंसर इज 0, -5। ना फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ में जो m बनेगा दैट विल बी -8 + 6 अपॉन 2, 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा फर्दर, माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। ओके, अगेन जब सॉल्व करोगे -1, 2, ये आ रहा है 0, -2, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, नो। ओके,
क्लियर हो गया? सो अगेन यूजिंग इसका आंसर जो है -1 कॉमा पॉजिटिव 2 आ रहा है। ओके, सो वी आर डन विद द 9th पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे थोड़ा सीन समझो, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया है। अपोजिट मतलब कि यहाँ पे हमें ना मिड पॉइंट दिया हुआ है और आपसे दूसरा एक्सिस का वैल्यू पूछ रहा है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। आप चाहो तो उसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन एग्जाम, ओके। एंड इसका मिड पॉइंट है जो कि है एम, ओके। एंड इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए जो है वो 3, -4 है और बी कितना है x, y है और m कितना है -7, 1, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वी विल राइट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो m की वैल्यू है -7, 1 दैट विल बी इक्वल टू 3 + x/2, -4 + y/2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x वाले पार्ट को x के साथ कंपेयर करते हैं और y वाले पार्ट को y के साथ कंपेयर करते हैं। सो आई कैन राइट -7 = 3 + x/2 एंड -4 is equal, sorry, just one second, and 1 is equal to -4 + y/2। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे इन डिटेल, तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाती हूँ, ओके। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -14 is equal to 3 + x। फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x will be equal to -14 और -3 यानी कितना हो जाएगा, -17। एंड y को अगर सॉल्व करोगे तो 2 is equal to -4 + y, सो y हो जाएगा 2 + 4, इट मीन्स y is equal to 6। सो वी कैन राइट कि जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे, -17, 6। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ऑल राइट एवरीवन, नाउ लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट पेज फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया लेट P, Q be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B। मतलब अगर मेरे पे कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं P, अच्छा P Q जो पॉइंट ऑफ ट्रांस, ए बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है और P और Q 2 पॉइंट्स मिलके इस लाइन को 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब होता है 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। P जो है वो A के पास है, यानी P जो पॉइंट होगा, देखो 2 पॉइंट अगर मैं बना रही हूँ तो P कौन सा होगा, जो A के पास वाला पॉइंट है वो P है, जो B के पास वाला पॉइंट है वो Q है, ठीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, इन्होंने साफ बोला है कि आपको पास नॉलेज है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उस नॉलेज का यूज़ करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, P और Q की। ओके, दिस इज फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स A इज 4, 7 एंड पॉइंट B इज 16, -2। तो मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं x2 y2 एज्यूम कर लेती हूँ, या फिर मैं कुछ और एज्यूम कर लेती हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला भी होगा तो कन्फ्यूज तो नहीं हो गए। चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है ना, कई सारी मैंने इवन देखा कई टीचर्स जो है वो इवन यूट्यूब पे भी क्या कर रहे हैं कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, आई एग्री, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम की जो नॉलेज है आपके पास उसको यूज़ करना है। सेकेंड, NCERT क्लास 9 में सेक्शन फॉर्मूला इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन मेरी व्हाट आई विल प्रेफर कि आप इसको मिड पॉइंट से सॉल्व करो फॉर द क्लास 9th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप 10th में ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से
अब मुझे पता है ट्राई सेक्शन है, मतलब ये इक्वल पार्ट है, अगर ये इसकी ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो P will act as midpoint of AQ. We can say here P will be midpoint of AQ. P जो है वो AQ का midpoint होगा. So जब P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, ये किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे 4 + x2/2, 7 + y2/2. ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो x1 की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 4 + x2/2, ओके, एंड जो y1 की वैल्यू होगी दैट विल बी 7 + y2/2. इतना क्लियर हुआ? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट Q is midpoint of PV. Okay, so I'm just changing. Also Q will be midpoint of PV. So using the midpoint formula हम क्या लिख सकते हैं, जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, ये किसके इक्वल होंगे x1 + 16/2. ठीक है, कॉमा y1 माइनस प्लस माइनस ही होगा 2/2. ओके, ये होगा. तो इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आ जाएगी, जो x2 की वैल्यू है दैट विल बी x1 + 16/2 एंड जो y2 की वैल्यू है दैट विल बी y1 - 2/2. इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन नज़र आ रही हैं, इनको हमें सॉल्व करना है. ओके, so now from equation 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट कि जो x2 है, ओके, x2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x1 की वैल्यू मैं पुट कर दूँगी 4 + x2/2, और यहाँ पे फॉर्मूले का हमारे ये 16. देखो यहाँ पे जो x1 था ना, उसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू को पुट किया है. ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है. अब इनको सॉल्व करना किस लाइक सम स्टूडेंट विल थिंक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा. ओके, आई एम एक्चुअली चेकिंग माई माइक बिकॉज मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, देखो एलसीएम लेना आपको पता है क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा 4 + x2 और जो 16 है हमारा ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, 16 के 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या हो जाएगा 16 × 2 = 32. ठीक है, और जब वो 2 था वो हमारा नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. क्लियर है ना पॉइंट? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे. x2 यहाँ पे चल रहा था हमारे पास, यहाँ हो जाएगा x2 + 36/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x2 = x2 + 36. अगेन इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4x2 - x2 = 36, 3x2 = 36, x2 = 36/3 विच इज़ 12. ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो x2 की वैल्यू मिली है वो कितनी मिल गई, 12 मिल गई. तो यहाँ से मैं x1 फाइंड कर लूँगी. x1 कितना था 4 + x2/2. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 12/2. फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 4 16, 16/2 8. सो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8. ओके, इसको मैंने A नोट कर दिया, इसको मैंने B इक्वेशन नोट कर दिया. ठीक है, इसको ना इक्वेशन क्यों डालते हैं, ताकि हमें इजी हो जाए ये समझाना कि हमने ये चीज़ कहाँ से लिखी है. ओके, अब इधर आ जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं अपने y वाले पार्ट को. तो y वाले पार्ट के लिए यहाँ से अगेन इक्वेशन नंबर 1 and 2 पे जाएंगे हम. इक्वेशन 1 and 2 से जो y1 है हमारा या y2 है, जो y2 है वो y1 - 2/2 है. पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + y2/2 माइनस का 2/2. तो ये वाली अगेन जो मैंने वैल्यू है, ये जो y1 था
उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया है। ठीक हो गई बात। अब इसको आगे सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 7 + y2 माइनस का 4 अपॉन में 2 × 2। ये जो 2 है मैं इसको एलसीएम लेके नीचे ले जाऊंगी और बाकी टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 - 4 हो जाएगा 3, तो 3 + y2 अपॉन 4। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो y2 है दैट विल बी इक्वल टू, जो 4y2 है वो इक्वल हो जाएगा 3 + y2 के। y2 को एक तरफ ले आते हैं, 4y2 - y2 इज इक्वल टू 3। सो 3y2 इज इक्वल टू 3। सो y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसको हम लेट कर लेंगे सी पार्ट। ठीक है। नाउ y2 इज़ 1। सो y1 कितना था हमारे पास, देखो y1 की वैल्यू क्या थी, y1 हमारे पास था y1 ओके, y1 था 7 + y2 अपॉन 2। क्या था 7 + y2 अपॉन 2। यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट कर दो, 7 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2। सो y1 हमारे पास आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा डी पार्ट। ओके एवरीवन, सो नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, राइट। सो देखो p हमारा क्या पॉइंट था x1 y1 और q था हमारा x2 y2। सो अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नाउ वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन a, b, c, d। सो हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या थे p के x1, y1 ओके, विच विल बी इक्वल टू x1 कितना आया था 8 और y1 कितना आया था 4। एंड जो q कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2, y2 थे। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, लोकेट हियर, यहाँ पे है x2 एक, दैट इज़ 12 ओके। और जो हमारे पास y2 आया था, y2 1 था। सो दैट इज़ योर आंसर। ओके एवरीवन, सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो गया, सॉल्व। सो थैंक यू सो मच all of you. Please don't forget to subscribe to the channel and I will see you in the next video with the remaining questions. Okay, so bye everyone, have a great day.